हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा पहला पॉडकास्ट वीडियो पे। मैं रंजित श्रीवास्तव आज एक ऐसे इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ बैठने जा रहा हूं जिसका नाम है सुमित अग्रवाल। सुमित एक ऐसा लड़का जिसने कभी ट्यूशन का टिप तक भी नहीं देखा। उसके बावजूद भी उसने 10th और 12th में क्लास से टॉप किया। उसके बाद उसने बीआईटी सिंदरी से अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और अपने करियर की शुरुआत एक आईटी के बड़े कंपनी से की। चलिए आज जानते हैं सुमित की जर्नी, करियर और उसके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो सही लगी तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं अपने बारे में। मेरा नाम रंजित श्रीवास्तव है और मैं 8 साल से आईटी इंडस्ट्री कंपनी में एज ए फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहा हूं और मैंने अभी तक 3 कंपनियों के साथ काम कर चुका। इस पॉडकास्ट के हर वीडियो में मैं आपके सामने एक नए एम्प्लॉय की उसके नई इंस्पायरिंग जर्नी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले थैंक यू सुमित, मेरे पहले पॉडकास्ट वीडियो के गेस्ट बनने के लिए। तो सुमित, अपने स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ के जर्नी के बारे में थोड़ा शेयर करना चाहोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स रंजत कि तुमने मुझे अपने पहले पॉडकास्ट में बुलाया और मैं तहे दिल से तुमको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं और रंजत कुछ बातें करेंगे जो कि मेरे लाइफ से रिलेटेड है और जो कि करियर से रिलेटेड है। सो आई थिंक आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, तो कृपया करके लास्ट तक देखिएगा। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम माई स्टार्टिंग। सो कहते हैं ना कि इंडिया इज नोन फॉर इट्स यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, एंड इस चीज को मैंने फील किया है अपने लाइफ में बिकॉज आई हैव born and brought up in West Bengal. I have completed my schooling in UP. I have done my college in Jharkhand. I have came to my first career company, that is IBM, in Tamil Nadu, and then I have now finally settled up with my wife in Karnataka. So मैंने already 5 स्टेट को कवर कर चुका हूँ अपने लाइफ में और फ्यूचर में और भी करने वाला हूँ। तो that's known for India's diversity. Now जैसा कि आपने सही कहा रंजत कि मैंने अभी तक ट्यूशन का टी भी नहीं पढ़ा है और ये सही भी है, और जहां तक मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव चीज है क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं कि अभी के जो बच्चे हैं या फिर जो अभी स्कूल लाइफ में है, मैं देख रहा हूं कि उन पे काफी ज्यादा प्रेशर है। वो स्कूल भी जा रहे हैं, 4 ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, बट मेरा ये मानना है कि आप स्कूलिंग कीजिए और स्कूलिंग के साथ साथ आप फोकस कीजिए अपने सेल्फ स्टडी पे, बिकॉज कहते हैं सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। और मैंने इस चीज को अपने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। मैं कभी भी ट्यूशन नहीं गया, बट उसके बाद भी जैसा कि रंजत ने कहा कि मैं हमेशा अपने क्लास में टॉप करता था। ये इसलिए हुआ बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन रीडिंग द बुक्स। और मैं आप सभी को भी यही बोलना चाहूंगा कि बुक्स रीड कीजिए, आपको खुद ही अच्छा लगेगा, आपको ट्यूशन का दरकार ही नहीं पड़ेगा। बहुत सही बोला भाई तुमने। बट भाई तुम्हारा इंजीनियरिंग तुमने बीआईटी सिंदरी से किया, राइट? तो बीआईटी सिंदरी का क्या कल्चर है, उसका प्लेसमेंट सेल कैसा है, वहां से प्लेसमेंट कैसा होता है, इसके बारे में क्या तुम कहना चाहोगे? ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले मैं आपको बीआईटी सिंदरी के बारे में बताना चाहता हूँ कि बीआईटी सिंदरी इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन झारखंड विच इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द झारखंड। एंड बीआईटी सिंदरी की खास बात यह है कि बीआईटीएंस के बारे में कहा जाता है कि बीआईटीएंस विल नेवर लूज, और ये सच बात भी है क्योंकि मैंने अपने लाइफ में किसी भी बीआईटीएन को नहीं देखा जो कि अभी मतलब किसी भी चीज में लैग कर रहा हो। और रही बात प्लेसमेंट की, तो बीआईटी में 80 to 90% प्लेसमेंट आराम से हो जाता है और जो 10-20% रह भी जाते हैं वो भी कुछ अच्छा ही करते हैं बीआईटी सिंदरी में, जो कि मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ था। और मैंने अपने लाइफ में यही देखा है कि बीआईटीएंस विल नेवर लूज। तो भाई तुमने प्लेसमेंट के लिए क्या क्या है और कैसे प्रिपरेशन किया? ओके, सो प्लेसमेंट की बात ऐसी है कि बीआईटी सिंदरी में कैंपसिंग भी होती है और पूल कैंपस भी होता है, बट उसके लिए आपको सबसे पहले अपना रिज्यूमे बनाना होता है और अप्लाई करना होता है। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी किसी भी कॉलेज में आती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट बीआईटी सिंदरी, इट्स ऑल अबाउट ऑल द इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है? तो जब भी कोई कंपनी आती है तो आपको रिज्यूमे देना पड़ता है, साथ में आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो अलग अलग कंपनीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, किसी की इंग्लिश स्पीकिंग स्किल मानी जाती है, किसी की लॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज चॉइसेस, ठीक है? और रही बात मेरी, तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं आईबीएम का प्लेसमेंट के लिए गया था कैंपसिंग पूल कैंपस के लिए, जो कि कोलकाता में हुआ था, ठीक है? तो वहां पे मैं गया और मेरा सच बता रहा हूँ, मेरे को वहां पे कोई जाने का इंटरेस्ट था भी नहीं बिकॉज आई वांटेड टू जॉइन आर्मी एट द टाइम। आई वाज अ फुल क्रेज ऑफ आर्मी, बट मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि चलना भाई घूम के आते हैं कोलकाता, और मैं तो घूमने के हिसाब से गया था। और वहां जाके फिर मैंने रिटन एग्जाम दिया और लकली मैं सेलेक्ट भी हो गया। और उसके नेक्स्ट दिन उसका इंटरव्यू हुआ आईबीएम का, जो कि मैंने इजिली निकाल लिया, और नेक्स्ट दिन मुझे पता चल गया कि आई गॉट सिलेक्टेड। उसके बाद यस। तो भाई टोटल कितने राउंड हुए, तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस का क्या था? हाँ, तो फ्रेशर के लिए जनरली 1 राउंड ही होता है इंटरव्यू के लिए, एक रिटन एग्जाम होता है, एक इंटरव्यू होता है। बट हाँ, कोई कोई कंपनीज ऐसी भी होती है जिसमें कि 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, जैसे कि गूगल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, लेकिन नॉर्मली आप समझ के चलिए 1 रिटन 1 इंटरव्यू होता है फ्रेशर के लिए। तो भाई तुम्हारा आईबीएम का जर्नी, ठीक, तो उसका स्टार्टिंग पैकेज कितना था उस टाइम, तुमको कितना मिला था? स्टार्टिंग पैकेज तो देखिए मेरा 3.2 लाख था उस समय,
और ये मेरी 2017 की बात है। और रही बात अभी, तो अभी भी मैं इंडिया में ज्यादा चेंज नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी भी 4 to 5 लाख ही मिलता है फ्रेशर को। बट मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि इवन एज अ फ्रेशर इफ यू आर गेटिंग लिटिल लेस सैलरी, डोंट नीड टू वरी, बिकॉज इफ यू हैव द कैलिबर, इफ यू हैव द नॉलेज, you can go beyond anything because sky is not the limit here. In IT industry you can go up to whatever you want. ओके भाई, मैंने एक चीज सुना है कि अगर कंपनी का ऑफर लेटर आने के बाद, कंपनी ज्वाइन करने के बाद उसमें प्रोजेक्ट मिलने में काफी टाइम लगता है, और मैंने भी ये काफी महसूस काफी देखा भी है। तो उस तुम्हारे केस में जब तुम आईबीएम ज्वाइन किया राइट, तो उस टाइम ज्वाइनिंग से लेके प्रोजेक्ट मिलने के तक कितना टाइम लगा, और उस टाइम के बीच में तुमने क्या किया, कैसे पढ़ाई किया, कैसे मैनेज किया? ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा कैंपसिंग सिलेक्शन हो गया था मार्च 2017 में ही, ठीक है। ओके। बट मेरे को जो ऑफर लेटर मिला है वो आफ्टर 9 मंथ्स मिला है। तो देखो यहाँ पे भी डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन कंप्लीटली अबाउट योर लक एंड इट डिपेंड्स अपॉन कंपनीज पॉलिसी। बिकॉज क्या होती है ना कि कंपनी बच्चे को सिलेक्ट तो कर लेती है, बट कंपनी के अपने भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी के अपने कुछ रिक्वायरमेंट होता है, डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट। सो अगर सपोज प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट बहुत इमीडिएट है तो बहुत जल्दी भी ऑफर लेटर मिल जाता है। जहां से कि मेरे फ्रेंड के केस में हुआ था कि मेरे कुछ फ्रेंड ऐसे थे जिसको 1 मंथ में भी ज्वाइनिंग हो गया था, और यहाँ तक कि मेरे केस में मेरे को 9 मंथ्स लग गए थे, ठीक है। तो समय लगते हैं, बट इतना समझ लीजिए कि अगर आपका कैंपसिंग हो गया है तो आपका ज्वाइनिंग होना फिक्स है, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद जो सबसे पहला चीज हुआ था मेरे साथ, मैं आया था बैंगलोर, और वहां पे मेरा 2 महीने का ट्रेनिंग था। और ट्रेनिंग में बेसिकली वो लोग बताते हैं कि आप किस फील्ड में जाने वाले हो अब, ठीक है। बिकॉज जब भी कोई फ्रेशर आते हैं तो दे आर लाइक अ ब्लैंक पेपर, दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ओके। सो इट इज नाउ कंपनीज पॉलिसी एंड कंपनीज प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कि वो आपको किस फील्ड में भेजना चाह रहे हैं। तो ये भाई डिसाइड कैसे होता है? क्योंकि मेरे को लगता है सारे फ्रेशर के दिमाग में चलता होगा कि मैं जब ज्वाइन करूंगा तो मेरे को ये लोग किस फील्ड में डालेंगे, डेवलपर डालेंगे, क्यूए डालेंगे, तो उसका कुछ कंपनी का क्राइटेरिया होता है या फिर कैसे कुछ एग्जाम होता है? नहीं, इसका कोई एग्जाम नहीं होता है, ये बेसिकली कंपनी का जो रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। हाँ। तो बेसिकली आप लोग जब एज अ फ्रेशर जा रहे हैं तो आंख मूंद के जाइए, क्योंकि मैं भी आंख मूंद के गया था। मैं तो सोचा था कि इट्स लाइक अ डार्क वेल एंड वी हैव टू जंप इट, एंड आई हैव जंप्ड इट। आई वाज नॉट अवेयर दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद मी, ठीक है। और उसके बाद जब मैं ज्वाइन किया आईबीएम, तो यहाँ पे मेरे को डाला गया परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग में, जो कि मुझे नहीं पता था। और जहां तक कि ऑल फ्रेशर्स आर सेम, तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप आपके मार्क्स को देख के अगर डाल रहे हैं या फिर आपका और किसी चीज को देख के, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कंपनी की पॉलिसी पे होता है और कंपनी का प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे होता है। ओके, तो भाई ये परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग एक्चुअली होता क्या है? इसका क्या क्या मतलब, किस फील्ड में आता है, किस कैटेगरी में आता है, और इसमें एक्चुअली करते क्या हम लोग? ओके, तो परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बेसिकली जब भी हम लोग एज अ आईटी इंजीनियर जाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में, आईटी कंपनी में, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेसिकली 2 पार्ट होता है। एक होता है अपना डेवलपमेंट, एक होता है अपना टेस्टिंग, ठीक है। तो डेवलपमेंट फील्ड से तो मैं नहीं हूं, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अपने टेस्टिंग फील्ड के बारे में बता रहा हूँ। तो टेस्टिंग फील्ड में क्या होता है, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है। जो कि होती है मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो उसमें से मैं हूं परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है? क्योंकि मेरे को जहां तक पता है कि मैं टेस्टर लोगों के साथ काम करता हूँ राइट, तो मेरे को ऑटोमेशन पता है, मैनुअल पता है, बट मैं कभी कभी परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, बट मेरे को ये आइडिया नहीं कि उसमें करते क्या हम लोग। तो उसके बारे में अगर तुम बताओगे तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। ओके, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग बहुत सिंपल है, और जहां तक मुझे लगता है कि आप सभी ने अपने लाइफ में कभी ना कभी तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग को ऑब्जर्व किया होगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। सभी लोग जो रेलवे की आईआरसीटीसी तत्काल वेबसाइट है उसको यूज किए होंगे, राइट। और आप लोगों को पता होगा कि डेली सुबह 10 बजे और 11 बजे जब तत्काल का टाइमिंग खुलता है तो उस टाइम पे क्या होता है, साइट कंप्लीटली स्लो हो जाता है और हम लोग को लगता है कि क्रैश होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली क्या परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग का काम ये है कि वो मेजर करे कि कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन है उसको खुलने में कितना टाइम लग रहा है, वो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है और कितने यूजर लोड पे है। क्योंकि जैसे कि तत्काल के केस में डेली लाइक आई थिंक crores of people are using the Tatkal website, and because of that it is getting slowed. So this is the work of the performance engineer to test that website that under the particular user load in how much second it is going to respond. That is performance testing. बहुत सही बात भाई। आज तक मेरे को पता था कि ये सब सिर्फ डेवलपर का इश्यू होता है, और आज पहली बार जाना कि ये सारा कुछ परफॉर्मेंस टेस्टिंग थ्रू मैनेज होता है। ओके, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि आपने को सुना होगा कि यूएस में ब्लैक फ्राइडे सेल चलता है, या फ्लिपकार्ट में हमारे बिग बिलियन डे सेल चलता है। तो जब भी देखिएगा आप सेल चल रहा है तो यूजर लोड बढ़ रहा है, और जब भी यूजर लोड बढ़ता है तो हम लोग का साइट स्लो हो जाता है। तो बेसिकली परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग का काम होता है कि साइट को स्लो नहीं होने देना, उसको हमेशा इतना एक्टिव रखना ताकि लोग उसको यूज कर सकें।
ओके, सुमित, सपोज मैं एक फ्रेशर हूँ, ठीक है, और मैं अपना कैरियर परफॉर्मेंस टेस्टिंग में जाना चाहता हूँ। तो एज ए फ्रेशर मेरे को कौन कौन सा एरिया पे फोकस करना होगा, किस किस टॉपिक को मेरे को कवर करना होगा, जिससे मैं उस एरिया में अपना करियर बना सकूं। ओके, तो मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ना चाहता हूँ। फर्स्ट फॉर द फ्रेशर एंड सेकंड फॉर द एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको खुद भी नहीं पता कि आप किस कंपनी में जाओगे और वो कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको किस फील्ड में डालेगी। ठीक सही है, है। तो इस केस में मैं आपको यही बोलूंगा कि आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग पे फोकस करके मत चलिए। हाँ। आप एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे फोकस करके चलिए कि आपको अगर बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो यू शुड फोकस दैट लर्न सम लैंग्वेज। इट मे बी जावा, इट मे बी सी प्लस प्लस, इट मे बी पाइथन। Learn one database, it can be MySQL. Okay, so like this you learn one things, okay, and then you go for। ठीक है, तो सुमित, सपोज मैं एक फ्रेशर हूँ, ठीक है, तो अभी जो तुमने जो जो लैंग्वेज बताया, राइट, तो अगर मैं किसी कंपनी में ज्वाइन करता हूँ तो ये सारी लैंग्वेज कंपनी मेरे को सिखाएगी या फिर मेरे को खुद से सीखना होगा। देख भाई, बात तो ऐसा है कि कंपनी तो तुमको सिखाएगी, पर मेरा ये कहना है कि आप पहले से सीख के जाइए। बिकॉज अगर आप कोई एक लैंग्वेज भी जानते हैं और वहां पे जब कंपनी आपको चूज करेगी तो कंपनी सिर्फ आपको चूज नहीं कर रही है, कंपनी वहां पे आप जैसे 10 बंदे को चूज कर रही है। सही है। और अगर आपको पहले से पता है किसी भी चीज के बारे में, सो देयर यू विल बी द स्टार। ठीक है, तो और आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लड इन वार। ऐसा नहीं है कि ये जो कहावत है केवल आर्मी वालों पे लागू होती है, दिस विल बी एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेरा ये मानना है कि आप पहले से कुछ ना कुछ सीख के जाइए। ओके, तो ये तो फ्रेशर का था, ठीक है। अगर सपोज मैं एक एक्सपीरियंस बंदा हूँ, ठीक है, मैं अभी डेवलपर फील्ड में हूँ, अगर मैं चाहता हूँ अपना कैरियर डेवलपर से लेके परफॉर्मेंस इंजीनियर में जाऊं, तो अगर मैं चाहता हूं तो मेरे को कौन कौन सा टूल मेरे को जानना जरूरी होता है, उसके लिए क्या क्या मेरे को पढ़ना पड़ेगा, तो इसके बारे में कुछ बताओ। ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन रंजन, आई थिंक। और देखिए, अगर आप कोई किसी और फील्ड में और एक्सपीरियंस है, चाहे वो डेवलपिंग के फील्ड में हो चाहे कि कोई अदर टेस्टिंग के फील्ड में हो, और अगर आप परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग में आना चाहते हो, तो आपको दो बातों पे ध्यान देनी है। पहली चीज तो बेसिक्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग, और दूसरा एनी परफॉर्मेंस टूल। ठीक है, तो आपको जहां तक पता है कि यूट्यूब में बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है और इवन यूडेमी में भी बहुत सारे अवेलेबल है। तो आप पहले जाके कोर्स पूरा कीजिए बेसिक्स ऑफ द परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पता है तभी आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हो, वरना आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, Okay. दूसरा आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल। तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, आई थिंक मोर देन 10 टूल्स आर देयर परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ठीक है, बट जो मार्केट लीडर है वो है अपना लोड रनर। तो अगर आप लोड रनर के बारे में जानते हो तो समझो कि आप 70% कंपनीज में आप इजिली इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, और जो सेकंड मार्केट लीडर है वो है JMeter। तो मेरा ये मानना है कि आप पहले बेसिक्स पढ़िए और साथ में दो टूल्स पढ़ लीजिए, एक लोड रनर और एक JMeter। अगर ये तीन चीज आप कर लेंगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है क्या, जैसे हम लोग का लैंग्वेज होता है जावा, C++, ऐसा कुछ? नहीं, इसमें बेसिकली लैंग्वेज की दरकार नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन टूल्स टू टूल्स वेरी भी करता है। जैसे सपोज आप लोड रनर यूज कर रहे हैं तो लोड रनर में C++ यूज होता है। ठीक है, तो अगर वहां पे, लेकिन वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन ऑफ C++ यूज होता है, वो बेसिकली नॉर्मल एक छोटे छोटे कमांड वहां पे लिखने होते हैं आपको, और वो आप बेसिकली एक दो दिन भी C++ पढ़ के काम चला लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये डेवलपमेंट की तरह हमेशा एकदम वास्ट जावा या फिर वास्ट C यूज हो रहा है। यहाँ पे बहुत लिमिटेड लेवल पे होता है। और जैसा कि मैं बता रहा था दूसरा टूल जो कि JMeter है, तो JMeter में ऐसा कोई लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कंप्लीटली UI बेस्ड है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टूल। ओके, तो एक चीज मैं और भी जानना चाहता हूँ, सपोज मैं डेवलपर हूँ, ठीक है, मैंने कोड लिखा, कोड डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, तो एज मेरी टीम अभी तक मेरे को जहां तक पता है कि हम लोग सबसे पहले डिप्लॉय के बाद कोई क्यूएटी वाला टेस्ट करते हैं, इधर वो मैनुअल टेस्ट हुआ, ऑटोमेशन टेस्ट हुआ, राइट, देन वो जाता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बाद, राइट। तो जब आप लोग के पास ये जाता है तो आप लोग उसको कैसे करते हो, मतलब जो उसका URL है, जो साइट है, उसको हिट करते हो या फिर कैसे आप लोग उसको वेरीफाई करते हो? हाँ, तो बेसिकली देखिए, इसके बारे में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन जब परफॉर्मेंस टेस्टिंग के पास आता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो कब आता है, वो हमेशा फंक्शनल टेस्टिंग के बाद ही आना चाहिए। बिकॉज जब तक वो फंक्शनली अच्छा से नहीं काम करे तब तक परफॉर्मेंस वाइज उसका चेक नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग विल ऑलवेज बी डन आफ्टर फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, और सेकंड थिंग क्या होता है, जब हम लोग फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं कोई भी बिजनेस फ्लो को। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि सपोज मैं फ्लिपकार्ट पे गया, मैंने वहां पे लॉग इन किया, वहां पे मैंने एक तो कुछ प्रोडक्ट चूज किया, उसको मैंने ऐड टू कार्ट किया, फिर मैं पेमेंट पे गया और मैंने पेमेंट क्लियर करके लॉग आउट कर दिया। तो ये क्या कंप्लीट फ्लो है जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस फ्लो। ठीक है, इसको मैंने रिकॉर्ड किया। ठीक है, अब रिकॉर्ड करने के बाद क्या है कि जिस टूल से भी मैंने रिकॉर्ड किया, चाहे वो लोड रनर हो चाहे वो JMeter हो, तो उसी टूल से हम उसको रिप्ले करते हैं। रिप्ले का मतलब क्या है कि जो रिकॉर्ड हम किए उसी चीज को हम लोग को रिपीट करना है। तो यहाँ पे आता है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस कैसे आता है, देखिए, परफॉर्मेंस का काम ये होता है कि वी शुड टेस्ट द वेबसाइट और द एप्लीकेशन विथ अ हाई नंबर ऑफ लोड,
लेट्स से कि सपोज ये फ्लिपकार्ट का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो ये जो सेम फ्लो है, इस पे मान लेते हैं कि 100 यूजर एक साथ काम कर रहे हैं, तब ना हम परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। बिकॉज क्या है कि अगर हम एक या दो यूजर के साथ करेंगे तो परफॉर्मेंस चेक करेंगे क्यों? तो बेसिकली आप लोग उसमें क्या टेस्ट करते हो, टाइमिंग या फिर कि 100 यूजर राइट एक हाँ। बार उस वेबसाइट को हिट कर रहा है राइट, हाँ। तो उसमें कितना टाइम मेरा एग्जीक्यूट होने में, या फिर उस पे क्या आप चेक करते हो, कैसे हाँ, उसको मार्क करते बेसिकली उसमें जो हम लोग सबसे मेन चीज टेस्ट करते हैं वो करते हैं रिस्पॉन्स टाइम। जैसा कि आपने कहा हाँ। टाइमिंग चेक करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपने लॉगिन बटन पे हिट किया, तो जब आपने हिट किया और उसके बाद वो कितना सेकंड लिया उस पेज को लोड होने में, हम्म। तो वो जो टाइमिंग है, चाहे वो 1 सेकंड हो चाहे वो 2 सेकंड हो, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं। और वो अगर बहुत ज्यादा है तो हम लोग उसको फिर इनहेंस करते हैं सिस्टम को, ताकि वो टाइम कम से कम हो सके। तो इसका कोई टाइमिंग का कोई सेट है क्या, कि मतलब कोई अच्छा एप्लीकेशन जो अच्छा वर्क कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम इतना टाइम तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए? सो राइट नाउ इन द मार्केट और इन द इंडस्ट्री आई कैन से दैट कोई भी वेबसाइट हो, अगर उसका जो नॉर्मल जो यूजर इंटरफेस है वहां पे अगर इट इज टेकिंग अप टू 5 सेकंड, Okay. तो माना जाता है कि वो अच्छा वेबसाइट है। और अगर 5 सेकंड से ऊपर ले रहा है तो उसको नहीं माना जाता अच्छा वेबसाइट है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट ऐसे है जिसमें कि बहुत ज्यादा डेटा लोड होता है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ बैंकिंग एप्लीकेशन। बैंकिंग एप्लीकेशन में यू नो दैट करोड़ ऑफ पीपल आर देयर, लेट्स से एसबीआई में करोड़ों लोग हैं और वहां पे क्या सबके अकाउंट है। और अगर सपोज आपको कुछ अकाउंट स्टेटमेंट निकालना है जो कि 5 साल पुराना हो, तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ज्यादा आर्काइव में से डेटा निकालेगा, राइट? तो उसमें टाइम लग सकता है। तो ऐसे केस के लिए एक्सेप्शन होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल सिनेरियो है वहां पे अगर 5 सेकंड तक अगर वो टाइम ले रहा है तो उसको सही माना जाता है। लेकिन जो टाइमिंग है ये बेसिकली हम लोग के पास बिजनेस के थ्रू आता है, तो बिजनेस वाले बताते हैं कि आपको इतना में मेजर करना है, अगर उससे ज्यादा है तो आप लोग फिर से रिटर्न करते हैं। आप लोग इनहेंस करते हो या फिर उस डेवलपर टीम के पास वो आता है? हाँ, तो इसके लिए भी दो टीम है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो परफॉर्मेंस इंजीनियर इनहेंस कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसपे कंप्लीटली जो राइट्स होता है वो डेवलपिंग का होता है। तो द थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल that we are going to developer and then we are raising the request and the developer like you will sort that issue. तो आप लोग बोले कि आप लोग इनहेंस करते हो राइट, तो किस टाइप का इशू, मतलब अगर थोड़ा उस पर बता सकते हो? हाँ, तो देखिए इनहेंसमेंट जो होता है बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक होता है सॉफ्टवेयर इनहेंसमेंट, एक होता है हार्डवेयर इनहेंसमेंट। ओके। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ कि किसी डेवलपर ने क्वेरी लिखी कोई डेटा को फेच करने के लिए, तो वो क्वेरी सपोज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो अगर सपोज उस क्वेरी को हम लोग थोड़ा सा इजी वे में करें या फिर कुछ और तरीके से लिखे ताकि वो कम टाइम में उसको फेच कर पाए, तो इस टाइप के इनहेंसमेंट को बोलते हैं सॉफ्टवेयर इनहेंसमेंट। ठीक है। Okay. दूसरा आता है हार्डवेयर इनहेंसमेंट। इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या है कि हम लोग की चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो वो किसी ना किसी सर्वर में होस्टेड रहता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है सर्वर इट्स अ काइंड ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तो मेरे को पता है कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो अभी इस कंप्यूटर में होस्टेड है, इस सर्वर में होस्टेड है, जिसका रैम है लेट्स से 16 GB। ठीक है। तो अब 16 GB में वो ले रहा है लेट्स से 10 सेकंड। ठीक है। तो मेरे को इसको 5 सेकंड के अंदर लेके आना, तो मैं क्या करूंगा, आई कैन इनहेंस द रैम अप टू 32 GB और 64 GB। तो इस टाइप के इनहेंसमेंट को बोलते हैं हार्डवेयर इनहेंसमेंट। ओके, ये तो बहुत सही बात है, क्योंकि मेरे को आज तक जितना पता था कि अगर परफॉर्मेंस टेस्टिंग में रिस्पॉन्स ज्यादा रहा देन डेवलपर के पास आता है और डेवलपर लोग इसको फिक्स करते हैं। बट आज मेरे को ये मालूम हुआ कि आप लोग की तरफ से भी कुछ फिक्स होता है। ठीक है, ये तो था परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में। अब मैं आता हूँ आपके कुछ इंटरेस्टिंग बात के, जो को मेरे को पता चला कि आपने आईबीएम में जॉब करते के साथ साथ 2 स्टेट मैरिज भी किए शायद, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये बात सही है बिल्कुल। और मैं इस मामले में लकी हूँ क्योंकि मेरा जो लाइफ जर्नी है और जो मेरा करियर जर्नी है वो दोनों साथ साथ स्टार्ट हुआ। बिकॉज 2018 में मैंने आईबीएम ज्वाइन किया था और लकली उसी टाइम पे मेरी वाइफ भी मेरी टीम को ज्वाइन करी। ठीक है। और इवन आई वाज द फर्स्ट हु गेव हर केटी। और मुझे पता नहीं चला कि कब नॉलेज ट्रांसफर करते करते लव ट्रांसफर हो गया। क्या बात है भाई सही है। ठीक है, तो तुमने आईबीएम में कितने साल तक वहां पे स्पेंड किए और फिर आईबीएम के बाद से कौन सा कंपनी रहा, उसका प्रोसेस क्या था तुम्हारा इंटरव्यू तैयारी करने का? उसके बाद तो आईबीएम में मैं 3.5 साल रहा टोटल। और 3.5 साल के बाद फिर मुझे लगने लगा कि चेंज इज कांस्टेंट, मुझे भी चेंज करना चाहिए। बिकॉज मेरे सारे दोस्त कहीं ना कहीं स्विच कर रहे थे और अपने लाइफ को एनहांस कर रहे थे, तो मुझे भी एक बात है भाई, सच बताओ, आई थिंक ये सबके क्वेश्चन होंगे, हम लोग कंपनी चेंज करने का मेन रीजन क्या था हम लोगों का? आइदर पैसा या फिर कैरियर ग्रोथ या फिर न्यू एनवायरनमेंट, क्या होता है? देख भाई, सच्चाई बताऊं तो पैसा ही सबसे मेन मैटर करता है। ओके, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। आप 90% या 99% लोगों से पूछेंगे तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि मनी इज द मेन मोटिव फॉर चेंजेस। ठीक है। अगर आप सेम जगह रहोगे तो योर ग्रोथ विल बी स्टैग्नेंट, यू कांट इंप्रूव योरसेल्फ। सही बोला भाई। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ
मैं 3.5 साल तक IBM में रहा था और उसके बाद मेरे को अपने दोस्तों से मोटिवेशन मिला और फिर मैंने अपना रिज्यूमे बनाया और उसको naukri.com पे डाला। तो रिज्यूमे बनाने के बाद मेरे पास कॉल आने स्टार्ट हो गए थे, बट कॉल आना इज नॉट इम्पोर्टेंट, कॉल तो आएगा ही, बट उस समय आपको फोकस करना है कि आप क्या प्रिपेयर हो इंटरव्यू के लिए। तो मेन चीज है प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपेयर हो इंटरव्यू के लिए तो आई एम डैम श्योर कि आप जितनी भी कंपनी का इंटरव्यू दोगे आप सब निकाल लोगे। और मेरी लाइफ में भी ऐसा रहा, मैंने IBM के बाद टोटल 7 कंपनी में इंटरव्यू दिया और 7 के 7 मैंने निकाल लिए। तो ये सातों कंपनी का कॉल तुम्हारा naukri.com से है या फिर कहीं और साइट पे अपना रिज्यूमे अपडेट किए थे? नहीं, बेसिकली क्या है, मैंने रिज्यूमे अपना किया था naukri.com में और मैंने अपने कुछ दोस्तों को फॉरवर्ड किया था जो कि रेफर किए थे मेरे को, ठीक है। तो कुछ कॉल्स मेरे naukri.com से आए, जैसे कि मेरा पहला कॉल आया था CTS के थ्रू और मैं कॉन्गिजेंट को आराम से निकाल दिया था और उसमें मेरे को काफी अच्छा पैकेज मिल गया था 60% हाइक के साथ। और उसके बाद मेरा दूसरा कॉल आया डिलॉयट से, जिसमें कि मैं अभी करंटली हूँ, और डिलॉयट में मेरे को CTS से भी ज्यादा अच्छा पैकेज मिला। और डिलॉयट एज यू नो इट्स अ बिग 4 कंपनी, सो आई प्रेफर टू चूज डिलॉयट। और ऐसे करके मैंने टोटल 7 कंपनीज निकाली थी और एंड ऑल द 7 कंपनीज लाइक आई वाज सिलेक्टेड, बट नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ यू टू चूज विच इज द बेस्ट कंपनी। तो इन सातों कंपनी में सबसे ज्यादा पैकेज क्या डिलाइट का था या फिर किसी और कंपनी का भी था? नहीं, इस 7 कंपनी में एक कंपनी थी वैल्यू मोमेंटम, ओके, जिसकी पैकेज डिलॉयट से 20% हाई था, वाह, ठीक है। लेकिन अगर मैं पैकेज के पीछे जाता तो मैं शायद वैल्यू मोमेंटम को ज्वाइन करता, बट ऐसा नहीं था, बिकॉज जब मैं दोनों को कंपेयर किया इन टर्म्स ऑफ लाइक यू हैव टू कंपेयर, बिकॉज ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पैसा देखोगे, यू हैव टू सी वर्क कल्चर ऑल्सो, यू हैव टू सी एम्प्लॉय बेनिफिट ऑल्सो, ओके। So even after seeing everything, right, what I felt that Deloitte is a big 4 company and it is much more better comparatively with other companies. So even that in that case, I lost a little bit salary, but I managed to grow well here. तो तुम सैलरी के साथ साथ वर्क कल्चर भी मैंने रखता है तुम्हारे लिए, वो भी देखते हो या फिर सैलरी? क्योंकि तुम्हारे जब तुम कंपनी चेंज गए तो उस टाइम आई थिंक 4 years एक्सपीरियंस, राइट? तो उस टाइम तुम्हारे मन में क्या था, वर्क कल्चर वाला कंपनी चाहिए मेरे को या ज्यादा पैसा देने वाली कंपनी चाहिए? देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो दिमाग में एक ही चीज था कि भाई पैसा ज्यादा चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मेरे पास 7 कंपनी का ऑफर आया तो उस समय आई चूज कि विच इज मोर बेटर। तो उस समय मैं सैलरी के साथ साथ वर्क कल्चर और एम्प्लॉय बेनिफिट पे भी ज्यादा ध्यान दे रहा था। ओके, तो अभी लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास एक ही चॉइस है, सपोज आप स्विच मारे और आपके पास एक ही ऑफर लेटर है, देन यू डोंट हैव चॉइस, यू हैव टू गो देयर ओनली। बट आपके पास अगर ज्यादा कंपनी है तो आप चॉइस कर सकते। ओके, तो अभी तुम डिलाइट में, राइट? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिलाइट का वर्क कल्चर और IBM का वर्क कल्चर दोनों में, मैं ये नहीं पूछूंगा कौन सबसे ज्यादा सही है, बट हाँ थोड़ा सा उनमें कंपेयर करके बता सकते हो कि जिससे कि दूसरे समझ में आए कि कौन सा कंपनी चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं। देख भाई, बात यहाँ पे ऐसा है ना कि जैसे कहते हैं ना, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे हर एक कंपनी के 2 पहलू होते हैं। तो IBM के भी कुछ पॉजिटिव थे, कुछ निगेटिव थे, और इवन डिलॉयट के भी कुछ पॉजिटिव है और कुछ निगेटिव है। और मैं यहाँ पे ये नहीं बैठ के कंपेयर करूंगा कि दोनों में से कौन सा अच्छा था, बिकॉज आई गॉट गुड फ्रॉम बोथ द कंपनी। मेरे लिए IBM भी अच्छा था, मेरे लिए डिलॉयट भी अच्छा था, तो मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता बिकॉज दोनों ही अच्छी है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि हाँ, दोनों में ही पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। ओके, तो अब मेरा एक लास्ट सवाल है, तुम्हारे हिसाब से वो कौन सा 3 गोल्डन टिप्स हो सकते हैं एज एक्सपीरियंस बंदा के लिए और फ्रेशर के लिए, जो कि उसको इस IT फील्ड में, एज टेस्टिंग IT फील्ड में आने में उसको थोड़ा सा हेल्प कर सके, जिसमें वो फोकस करके अपना इंटरव्यू क्रैक कर सके? ओके, सो आई थिंक 3 टिप जो मैं देना चाहता हूँ। पहला तो ये कि बी ट्रू टू योरसेल्फ, बिकॉज कभी कभी मैं बंदों को देखा हूँ जो शायद जिनको शायद आता कम हो और वो रिज्यूमे में लिख देते बहुत ज्यादा भर भर के। तो उसके बाद होता है क्या है कि इंटरव्यू विल आस्क 1 क्वेश्चन एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। तो मेरा ये मानना है कि वॉट एवर यू नो दैट यू टेल एंड दैट यू राइट इन द रिज्यूमे, दैट्स बी ट्रू टू योरसेल्फ। सेकंड थिंग इज बी कॉन्फिडेंस, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स भी है, बट आपके पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको रिजेक्शन होना कंफर्म है। तो कॉन्फिडेंस मैटर करता है। और तीसरा है एक्सेप्टेंस। मेरा ये मानना है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई, आई डोंट नो बट आई विल लर्न अबाउट इट, बिकॉज दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको सब कुछ आता है। सबके अंदर क्या है, कुछ आता है, कुछ नहीं आता है। तो आपको भी इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वॉट एवर यू डोंट नो, जस्ट से दैट आई डोंट नो बट आई विल लर्न अबाउट इट। थैंक यू सुमित, और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी फ्रेशर अपना IT इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं उनको थोड़ा सा तो हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी सुमित की इंस्पायरिंग जर्नी, क्लास टॉपर से IBM तक और डिलॉयट तक का सफर। इन सभी चीजों से मेरे को एक चीज समझ में आया,
अगर आपके पास किसी चीज का डेडिकेशन हो तो उसके लिए ट्यूशन से जरूरत नहीं होती, आप ऐसे भी क्लास टॉपर और फिर आईटी नेशन में अपना करियर ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में, एक नए एम्प्लॉय के नए इंस्पायरिंग जर्नी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।